राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कबूतर और राजा रानी की कहानी। राजा और रानी में कबूतर को लेकर हुई बहस। राजा ने दिया रानी को मारने का आदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। राजा का नाम इंद्रसेन और रानी का नाम मैनावती था। राजा रानी में बहुत प्यार था। मैनावती बहुत ही सुंदर थी। दोनों के बीच में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन की बात है। राजा और रानी मैनावती अपने बगीचे में बैठे हुए थे। हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। तभी आम के पेड़ पर एक कबूतरों का जोड़ा आकर बैठ जाता है। अचानक ही उन पक्षियों पर राजा और रानी की नजर चली जाती है। दोनों कबूतरों को देखकर राजा रानी से पूछता है, हे प्रिय रानी, क्या तुम बता सकती हो इन दोनों पक्षियों में दोनों नर हैं या मादा? राजा के इस प्रकार से पूछने पर रानी मैनावती कहने लगी, महाराज, आप कैसी बातें करते हो? जोड़ा तो अक्सर नर और मादा का ही होता है। इनमें एक पक्षी नर है और दूसरा मादा है। राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रानी, यह जरूरी तो नहीं है कि ये दोनों नर और मादा ही हों। दोनों नर भी हो सकते हैं और दोनों मादा भी हो सकते हैं। हो सकता है ये दोनों पक्षी आपस में भाई भाई हों। तब रानी मैनावती कहने लगी, नहीं नहीं महाराज, ये दोनों नर और मादा ही हैं। मुझे लगता है महाराज, आपको पक्षियों की ठीक से पहचान नहीं है। राजा बोला, नहीं नहीं रानी, ये दोनों नरी हैं। और इस प्रकार राजा और रानी के बीच उन दोनों पक्षियों को लेकर बहस होने लगती है। राजा ने कहा, रानी, ये दोनों नर हैं, और रानी कह रही थी कि ये दोनों नर और मादा हैं। जब दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई तो बहस ही बहस में दोनों के बीच शर्त लग जाती है। राजा ने कहा, ठीक है रानी, अगर ये दोनों नर निकले तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा, और यदि ये दोनों नर और मादा निकले तो मैं 14 साल के लिए स्वयं देश निकाला ले लूंगा। दोनों में शर्त लग जाती है। राजा ने तुरंत ही एक शिकारी को बुलवाया और शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम इस पेड़ पर बैठे हुए इन दोनों पक्षियों को अपने जाल में फंसाओ। उधर राजा पक्षियों के विशेषज्ञ को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। तब वह कहता है, ठीक है महाराज। इधर शिकारी ने भी अपना जाल डालकर उन दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। रानी मैनावती जानती थी कि ये दोनों पक्षी नर और मादा हैं। अब रानी ने बड़ी चतुराई से उन पक्षियों के विशेषज्ञ को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए कहा, देखिए, जो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं महाराज से बहुत प्रेम करती हूँ और महाराज के बिना यह राज भी नहीं चल सकता, इसलिए मैं चाहती हूँ इस शर्त में तुम्हें राजा को ही जिताना होगा। यदि मुझे देश निकाला होता है तो महाराज राज्य का संचालन ठीक ठाक करते रहेंगे, और यदि महाराज 14 साल के देश निकाले पर चले जाते हैं तो यह राजा के बिना जो राज्य राजविहीन हो जाएगा। और कहते हैं, जिस राज्य का कोई राजा नहीं होता वहां अराजकता फैल जाती है। राजा का खौफ ना होने पर जो चोर डाकू प्रजा पर अत्याचार करने लगते हैं। इसलिए तुम्हें झूठ बोलकर महाराज को ही जिताना पड़ेगा। अब पक्षियों के विशेषज्ञ ने कहा, ठीक है महारानी जी, हम ऐसा ही करेंगे। वो शिकारी उन दोनों पक्षियों को पकड़ के लाता है और राजा रानी के सामने दोनों पक्षियों को छोड़ देता है। तब राजा ने उन पक्षियों के विशेषज्ञ से पूछा, बताओ, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या ये दोनों नर हैं
या मादा हैं? फिर दोनों नर हैं। पक्षियों का विशेषज्ञ तो पहले से ही रानी से 100 स्वर्ण मुद्राएं ले चुका था, इसलिए दोनों पक्षियों में एक नर था और एक मादा थी। अब वह रानी के कहे अनुसार झूठ उसे बोलना था, सो वह कहने लगा, महाराज, ये दोनों पक्षी नर हैं। राजा को क्या पता था कि पक्षियों का विशेषज्ञ राजा से झूठ बोल रहा है। राजा को जब पता चला कि उसकी बात ठीक निकली तो राजा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और एकदम से अपनी प्रिय रानी से कहने लगा, रानी मैनावती, तुम बहुत घमंडी हो। तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपने वचन के अनुसार तुम शर्त हार गई हो। अब मैं तुम्हें देश निकाला दे रहा हूं। रानी ने महाराज के लिए उन पक्षियों के जानकार से झूठ बुलवाकर देश निकाला तो ले लिया, लेकिन वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। वह रोने लगी और सोचने लगी, अब मुझे अपने महाराज से अलग होना पड़ेगा। रानी ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, आप मुझे देश निकाला मत दीजिए। इस समय मैं ठीक हालत में नहीं हूं। मेरे 3 माह का गर्भ है। आप जानते हो मैं इस गर्भ को लेकर कहां जाऊंगी। लेकिन राजा ने रानी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। राजा कहने लगा, रानी, अब तुम्हें शर्त के अनुसार यह महल छोड़कर जाना होगा। राजा ने जल्लादों को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम रानी को ले जाओ और राज्य से बाहर ले जाकर इस रानी को जान से मार देना, क्योंकि हमारी रानी ने 2 नियमों का उल्लंघन किया है। पहले तो यह शर्त हार गई और दूसरा इसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। राजा की आज्ञा मानकर जल्लाद महारानी मैनावती को लेकर चल देते हैं और चलते चलते राज्य की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और एक घने जंगल में ले जाकर महारानी मैनावती को मारने का विचार बनाते हैं। इधर महारानी मैनावती मन में विचार करती है कि हे भगवान, अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे? मैं किस तरीके से अपनी रक्षा कर पाऊंगी? उन जल्लादों में से एक जल्लाद कहने लगा, हे महारानी जी, राजा के आदेश अनुसार हम आपको मारेंगे, हमें क्षमा कर देना महारानी। तभी उनमें से दूसरा जल्लाद कहने लगा, क्या बोल रहा है भाई तू? हमने महारानी का नमक खाया है। इतने दिनों तक महारानी ने हमें पुत्र की तरह रखा, क्या हम ऐसी महारानी को मार सकते हैं? हमने आज तक ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा है, कितने लोगों की मौत का पाप हमने अपने सिर पर लिया है। आज एक पुण्य का कार्य कर देते हैं। तीसरा जल्लाद उनकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, बात तो भाई तुम्हारी ठीक है, महारानी को मारकर हम बहुत बड़ा पाप करेंगे। क्यों ना हम महारानी को जो मारने की बजाय इसी वन में जीवित छोड़ देते हैं और किसी तरह से राजा को समझा देंगे कि हमने महारानी मैनावती को मार दिया है। इस प्रकार से तीनों जल्लादों ने आपस में सलाह की और महारानी मैनावती को पूरी बात बताई। जल्लादों ने कहा, राजा ने हमें आपको मारने का आदेश दिया है महारानी, लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं। आप अपने वस्त्र उतारकर हमें दे दो, हम उन वस्त्रों को किसी जीव के रक्त में भिगोकर राजा को दिखा देंगे। जैसे ही जल्लादों ने महारानी से यह बात कही तो महारानी ने तुरंत ही एक वृक्ष की आड़ में जाकर अपने वस्त्रों को उतार दिया। महारानी के कपड़े जल्लाद वहां से लेकर चले गए और कुछ दूर आगे जाकर उन्होंने विचार किया, इन कपड़ों को किसी जीव के खून में रंगना है। वे वहां से कुछ दूर चलने पर उन्हें एक हिरन मिल जाता है। जल्लादों ने उस हिरन का शिकार किया और उसके रक्त में महारानी के कपड़े रंगने के बाद वे राजा को लाकर दिखा देते हैं
और बता देते हैं कि महाराज, हमने महारानी को मार दिया है। महारानी की मृत्यु की खबर सुनकर राजा इंद्रसेन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा तो अपने राजकाज में व्यस्त हो जाता है। उधर बिचारी महारानी मैनावती गर्भ अवस्था में निवस्त्र झाड़ियों में छुप छुप कर अपना समय काट रही थी। भूख लगने पर महारानी वृक्षों के पत्ते और फल खा लिया करती। इसी तरह महारानी के उस सुनसान जंगल में 10 से 15 दिन का समय बीत जाता है। उस दुखियारी रानी की जंगल में कोई देखभाल करने वाला भी नहीं था। पर कहते हैं भगवान भी ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ मदद जरूर भेजता है। एक दिन की बात है, राजा भोज शिकार खेलने के लिए वन में आते हैं और शिकार खेलते खेलते राजा भोज उसी वन की ओर चले जाते हैं जिस वन में रानी मैनावती रहती थी। रानी मैनावती वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। बेचारी उस समय निवस्त्र अवस्था में थी। तभी अचानक से उसने घोड़े के चलने की आवाज सुनी तो रानी तुरंत घनी झाड़ियों के बीच जाकर छुप जाती है। उधर राजा भोज को उन झाड़ियों के बीच से कुछ आहट सुनाई देती है। तो राजा ने सोचा कि जरूर इन घनी झाड़ियों में कोई मृग या सूअर होगा। राजा भोज ने अपने सैनिकों से कहा कि इस झाड़ी को चारों ओर से घेर लो, इसके अंदर कोई शिकार मालूम पड़ता है। राजा के सैनिकों ने तुरंत ही उन घनी झाड़ियों को घेर लिया और अपने चारों तरफ जो तीर तलवार लेकर खड़े हो गए। सैनिकों को देखकर रानी मैनावती घबरा जाती है। रानी सोचती है कि आज तो मुझे शिकार समझकर ये लोग मार डालेंगे। यही सोचकर रानी मैनावती ने आवाज लगाई, भाइयों, मैं आपका शिकार नहीं हूं। मैं एक दुखी लाचार स्त्री हूं। मुझ दुखिया को मारकर आपको क्या मिलेगा। जब एक स्त्री की आवाज राजा भोज ने सुनी तो राजा भोज बोले, तुम कौन हो और यहाँ कहां से आई हो। तब रानी मैनावती कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना मेरा कोई रिश्तेदार है और ना कोई अपना सगा संबंधी। मैं तो इस वन में रहकर अपना समय काट रही हूँ। राजा भोज बहुत बड़े अनुभवी थे। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन बनाना चाहता हूँ। तुम इन झाड़ियों से बाहर निकल कर आओ, मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। समझो आज से तुम्हारे दुखों का अंत हो गया। रानी मैनावती यह बात सुनकर कहने लगी, हे भाई, ठीक है, तुमने मुझे धर्म की बहन बना लिया, लेकिन मैं इन झाड़ियों से बाहर नहीं निकल सकती। राजा बोले, क्यों, ऐसा क्या कारण है। रानी ने जवाब दिया, क्योंकि राजा साहब मैं इस समय निवस्त्र अवस्था में हूँ। तब राजा भोज ने विचार किया और जिस दुपट्टे को वो अपने गले में डाले हुए थे उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया और कहा, बहन, तुम इसे आधा पहन लो और आधा ओढ़कर बाहर आ जाओ। राजा का दुपट्टा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी मैनावती उस दुपट्टे को अपने शरीर से लपेटकर उन झाड़ियों से बाहर आ जाती है। जैसे ही रानी झाड़ियों से बाहर आती है तो राजा भोज उसे देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह स्त्री एकदम अद्वितीय सुंदरी थी। उसका चेहरा चंद्रमा के समान चमक रहा था। देखने से मालूम पड़ रहा था कि वह किसी राजा की राजकुमारी या कोई अप्सरा है। राजा कहने लगे, बहन, तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें अपने महल लेकर चलूंगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। राजा भोज ने रानी मैनावती को अपने रथ में बैठा लिया और अपने विराट नगर के लिए राजा भोज चल दिए। राजा भोज जब रानी मैनावती को लेकर अपनी राजधानी में पहुंचते हैं तो प्रजा के लोगों ने देखा तो उन्हें लगा राजा दूसरा विवाह करके लाए हैं। अब तो चारों तरफ राजा भोज की बदनामी होने लगी।
कहने लगे कि इस राजा को बुढ़ापे में दूसरा विवाह करने की क्या जरूरत थी। चारों तरफ इस बात का हल्ला मच गया कि राजा के जो यहाँ पहले से ही कई रानियां थी, फिर महाराज दूसरी रानी लेकर क्यों आए हैं। राजा ने यह अच्छा नहीं किया। जब यह बात राजा भोज के कानों में पड़ी तो महाराज ने विचार किया कि यह तो बहुत ही गलत अफवाह प्रजा में फैल गई है। राजा ने तुरंत दरबार में एक सभा बुलाई और कहा कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं शिकार के लिए जंगल में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला मिली जिसका ना कोई आश्रय था ना कोई सगा संबंधी। तो हमने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और उसे अपने राजमहल में ले आए। अब बताओ क्या मैंने कोई काम गलत किया। यह सुनकर राजा की दरबार में खूब प्रशंसा होती है और प्रजा में भी उनकी खूब तारीफ होने लगी। इस प्रकार रानी मैनावती महाराज भोज की बहन बनकर उनके साथ राजमहल में रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। इधर रानी मैनावती के प्रसव काल का समय निकट आ गया। एक दिन महारानी मैनावती के गर्भ से एक परम सुंदर तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक के जन्म होने पर राजा भोज बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। और इस खुशी में राजा भोज पूरे नगर को दावत देते हैं। बालक जब 7 दिन का हुआ तो उसका नामकरण संस्कार कराने के लिए राजा भोज ने बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया। ज्योतिषियों ने जब पोथी खोलकर देखी तो बालक का कोई ठीक से नाम नहीं निकल पा रहा था। कोई कुछ नाम रख रहा था तो कोई कुछ। वे नाम राजा भोज को पसंद नहीं आ रहे थे। अलग अलग नामों को सुनकर राजा भोज बड़े क्रोधित हो जाते हैं। राजा भोज ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन समस्त ज्योतिषियों को जेल में डाल दो। यह व्यर्थ में ही पोथी लेकर घूमते रहते हैं, यह कुछ नहीं जानते। राजा के आदेश पर सेनापति उन सभी ज्योतिषियों को जेल में डलवा देते हैं। उसके बाद राजा ने यह आदेश किया, जो कोई मेरे भांजे का सही नाम रखेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। राजा की घोषणा सुनकर कोई भी ब्राह्मण उस बालक का नामकरण संस्कार करने के लिए नहीं आता, क्योंकि वह जानते थे यदि नाम सही नहीं निकला तो राजा भोज उन्हें जेल में डलवा देंगे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा ब्राह्मण उसी राज्य में घूमता हुआ आ रहा था। मार्ग में कुछ सिपाहियों ने ब्राह्मण को देखा तो सोचने लगे, बूढ़ा ब्राह्मण है, हो सकता है हमारे महाराज के भांजे का नामकरण संस्कार कर दे, तो क्यों ना इसे लेकर के हमें महाराज के पास चलना चाहिए। उन सभी सैनिकों ने जाकर के उस वृद्ध ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है और उसका नामकरण संस्कार तुम्हें करना है, परंतु ध्यान रहे अब तक महाराज ने हजारों ब्राह्मणों को जेल में डलवा दिया है। कोई भी ब्राह्मण सही जन्म कुंडली तिथि वार मुहूर्त और जन्म का सही सही निर्धारण नहीं कर सका है। बूढ़ा ब्राह्मण बोले, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। और उन सैनिकों के साथ वो बूढ़ा ब्राह्मण महाराज के दरबार में आ जाता है। राजा ने उसका बहुत स्वागत किया, बैठने के लिए उचित आसन दिया। उसके बाद राजा ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, तुम्हें उसका नामकरण संस्कार करना है। वो ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान था। उसने अपनी पोथी को खोलकर देखा तो वह ब्राह्मण कहने लगा, महाराज,
मैं इस बालक का सही सही नामकरण कर सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है, आपने जितने ब्राह्मणों को जेल में डलवा रखा है उन सबको आपको मुक्त करना पड़ेगा। राजा ने कहा, ठीक है, हम सबको रिहा कर देंगे। आप हमारे भांजे का ठीक ठीक से नामकरण संस्कार कीजिए। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, ठीक है महाराज। और ब्राह्मण ने जब अपनी पोथी खोलकर देखा और बालक के गुण और कुंडली मिलाई, तो वो ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, यह बालक किसी दूसरे राज्य का पुत्र है। इसका जन्म स्थान बदल गया है, परंतु इस बालक के अंदर राजाओं के सभी गुण विद्यमान हैं। इसलिए इस बालक का नाम आज से इंद्रजीत होगा। बालक का नाम सुनकर पूरे दरबार में तालियां बजाई गई। राजा को भी बालक का नाम खूब पसंद आया। राजा ने अपने यहाँ कैद सभी ब्राह्मणों को मुक्त कर दिया। धीरे धीरे समय कुछ और बीतता है और इधर राजकुमार इंद्रजीत धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब राजकुमार 5 साल का हो जाता है तो उसने वही राजाओं वाले खेल खेलना आरंभ कर दिए। वह अपने साथी बालकों के साथ खेलता था, दुर्ग की रचना करता था और उन्हें तोड़ता था। घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना बचपन से ही उसके खेल बन गए थे। बालक की कुशलता को देखकर राजा भोज भी बहुत ही प्रसन्न होते थे। वो कहते थे कि हमारा भांजा बहुत ही प्रतापी होगा। इस प्रकार इंद्रजीत जब 7 साल का हो जाता है और अपने साथी बालकों के साथ खेलने जाता है, तो नगर का जो मुख्य चौराहा था उस चौराहे पर जाकर खेलने लगता है। उस चौराहे पर कुछ पनिहारी पानी भरने जाया करती थी। उधर इंद्रजीत भी बड़ा नटखट स्वभाव का था। वह अक्सर खेल ही खेल में उन पनिहारियों के मटके में तीर मारकर छेद कर देता था, जिसके कारण उन पनिहारियों के मटके से जो सारा पानी घर तक पहुंचते पहुंचते निकल जाता था। राजा का भांजा था, इसलिए कोई भी पनिहारन उससे कुछ नहीं कह पाती थी। अब तो इंद्रजीत का मटके फोड़ने का यह प्रिय खेल बन गया। जो भी कुएं पर पानी भरने के लिए आता था, राजकुमार इंद्रजीत तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता था। अब तो पूरे नगर में हाहाकार मच गया, क्योंकि किसी के घर एक बूंद पानी नहीं पहुंचता था। दुखी जनता ने महाराज भोज से शिकायत की, हे महाराज, आपके भांजे ने नगर में बड़ा उत्पात मचा रखा है। उसके कारण हम में से किसी के घर एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाता है। आपका भांजा तीर मारकर सबके मटकों में छेद कर देता है। यह बात सुनकर के राजा भोज कहने लगा, कोई बात नहीं प्रजावासियों, मेरा इकलौता भांजा है, मैं उसे डांट फटकार तो नहीं सकता, पर हाँ, मैं तुम्हें पीतल के नए बर्तन दिलवा सकता हूँ। जाओ, राजा ने आदेश कर दिया कि एक एक पीतल का मटका यानी टोकनी सबके घर पहुंचा दी जाए और कहा कि इन पीतल की टोकनियों में पानी भर भर के ले जाया करो। हमारा भांजा इनमें तीर मारेगा तो पीतल की टोकनियों में छेद नहीं होगा। अब तो नगरवासी राजा के यहाँ से एक एक पीतल का कलसा और ले आए और कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। उधर राजकुमार इंद्रजीत एक लोहार के पास जाता है और लोहार से कहता है कि मुझे ऐसे तीर बनाकर दो जो पीतल के बर्तनों में भी छेद कर दें। यह बात सुनकर के लोहार बोला, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ऐसे तीर बना दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा। इंद्रजीत 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर लोहार से उन तीरों को बनवा कर ले आता है और अगले दिन फिर से उसी चौराहे पर जाकर खेलने लगता है जहां से पनिहारन पानी भर के ले जाती थी।
उसका तो यही काम था, पनिहारियों के मटकों को फोड़ना। इंद्रजीत ने अपना धनुष उठाया और उन पनिहारियों के मटकों में मारने लगा। वह तीर बहुत ही कठोर धातु के बने हुए थे। तीर उन पीतल के बर्तनों को भेदता हुआ पार निकल जाता है। अब तो उन मटकों में एक की जगह दो छेद हो जाते हैं। इस प्रकार पीतल के मटकों का सारा पानी रास्ते में ही निकल जाता था। प्रजा के लोगों ने राजा भोज से फिर इस बात की शिकायत की। महाराज, पहले तो मटकों में एक छेद होता था तो थोड़ा पानी घर तक बच जाता था, अब तो पीतल के जो टोकनियों में दो छेद हो जाते हैं, सारा पानी रास्ते में निकल जाता है। हम आपके भांजे से तंग आ चुके हैं। राजा ने कहा, देखो, हम अपने भांजे से तो कुछ नहीं कह सकते, पर हाँ, हम उस कुएं के पास में एक ठटेरा बैठा देते हैं। वो तुम्हारे फूटे हुए मटकों को ठीक करता रहेगा। ठटेरा 1000 बर्तनों में रोजाना झाल लगाता था। इंद्रजीत उन्हें रोज फोड़ देता था। धीरे धीरे इसी तरीके से राजकुमार इंद्रजीत का उत्पात बढ़ता गया। एक दिन की बात है, राजकुमार इंद्रजीत उस चौराहे पर नहीं जाता है। उस दिन वह अपने मित्रों को साथ लेकर जंगल में खेलने के लिए जाता है। जंगल में पहुंचकर उसने एक रेतीले स्थान पर बालकों के साथ दुर्ग की रचना की। उसके बाहर 2 प्रहरी बिठा दिए और दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अपने कुछ साथी बालकों से कहा और स्वयं उसका रक्षक बनकर खड़ा हो गया। राजकुमार इंद्रजीत इसी तरह से खेल रहा था। उसी समय एक सरदार वहां से गुजरता है। सरदार के पास लाखों की संख्या में ऊंट और गायें थी। सरदार का काम था राजाओं के माल को एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाना। सरदार अपने लाव लश्कर के साथ चला आ रहा था। लाखों ऊंटों के उसके साथ थे। सरदार ने जब रास्ते में बालकों को खेलते हुए देखा तो उनसे कहने लगा, बालकों, यहां से दूर हट जाओ। लेकिन राजकुमार इंद्रजीत निडर और निर्भय था। वह कहने लगा, तुम कौन हो? तुम कोई आक्रमण करने वाले हो जो मेरे दुर्ग पर आक्रमण करने आए हो? मैं अपने दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं। तुम अपने ऊंट लेकर किसी दूसरे मार्ग से निकल जाओ। राजकुमार इंद्रजीत की बात सुनकर सरदार बहुत क्रोधित हो जाता है। सरदार भी कुछ अहमियत रखता था। राजाओं के पास उसका उठना बैठना था। सरदार कहने लगा, अरे हटी बालक, मेरा रास्ता छोड़ दे। राजकुमार इंद्रजीत भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। दोनों के बीच विवाद होता गया, लेकिन राजकुमार इंद्रजीत पीछे नहीं हटा। तब सरदार को क्रोध आ गया और उसने गुस्से में आकर राजकुमार इंद्रजीत के गाल पर 2 चांटे जड़ दिए। बंजारे के चांटे खाकर इंद्रजीत रोता हुआ अपने घर आ जाता है और अपने मामा राजा भोज से कहता है, मामा जी, आज मैं जंगल में खेलने गया था। वहां एक बंजारा आया और उसने आपको विक्रम सरदार कह रहा था अपने आप को कि मेरा नाम विक्रम सरदार है। उसने मेरे किले को तोड़ दिया और मुझे भी मारा। राजकुमार इंद्रजीत की यह बात सुनकर राजा भोज गुस्से से बोले, पुत्र, तुम चिंता मत करो। जिसने तुम्हें मारा है मैं उसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ। इस प्रकार अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजा भोज चल देते हैं। उधर बंजारा विक्रम सरदार अपने साथियों के साथ चला आ रहा था। राजा ने जाते ही विक्रम सरदार के कई आदमियों को मार डाला। उधर विक्रम सरदार को खबर मिली कि राजा भोज ने हम पर आक्रमण कर दिया है, तो विक्रम सरदार घबरा जाता है। उसने देखा कि महाराज ने आक्रमण किया है। महाराज कोई लुटेरे थोड़े हैं, क्या वजह है जो राजा हमसे नाराज है? तो विक्रम सरदार अपने हाथ बांधकर दांतों में दूब का तिनका दबाकर राजा के सामने आकर उपस्थित हो जाता है और कहने लगा, महाराज,
क्या कारण है कि आपने हमारे इतने साथियों को मार डाला है? तब राजा भोज बोले, हे बंजारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विक्रम सरदार बोला, महाराज, मेरा कसूर क्या है? राजा ने कहा, मैंने अपने भांजे को बड़े लाड प्यार से पाला है और तूने उसे दो चांटे मारे। अब तो विक्रम बंजारा महाराज के चरणों में गिर जाता है कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। मैं नहीं जानता था वह बालक आपका भांजा है। इस प्रकार विक्रम बंजारे ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा को देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा भोज भी सरदार से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसे अपने दरबार में बुलाकर लाते हैं और अपने भांजे इंद्रजीत से सरदार का परिचय कराते हैं। इस प्रकार विक्रम बंजारे और राजा भोज के यहाँ अतिथि बनकर ठहर गया था। राजा उसे अपने नगर में घुमाते हैं। राजा जो भोज का मित्र वह बंजारा बन जाता है। राजा के महलों में रहते हुए अब बंजारे को कई दिन बीत जाते हैं। घूमते फिरते उनकी नजर एक दिन राजकुमार की माता रानी मैनावती पर पड़ जाती है। रानी मैनावती देखने में बहुत सुंदर थी। उसे देखकर जो बंजारे की नीयत खराब हो जाती है और कहने लगा, यह तो बहुत सुंदर स्त्री है, यह तो मेरी पत्नी बनने के योग्य है। सरदार ने राजा से पूछा कि महाराज, यह स्त्री कौन है? राजा भोज ने बताया कि यह हमारी बहन है और जिस बालक को तुमने मारा था वो बालक हमारी इसी बहन का पुत्र है। सरदार विक्रम बोला, तब तो हमें आपकी बहन से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। और इसी बहाने से विक्रम सरदार रानी मैनावती के पास जाता है और उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगता है। रानी पर उसकी नीयत तो खराब हो चुकी थी। उसने क्या किया, एक 9 लक्खा हार रानी मैनावती को भेंट किया और कहा, तुम जैसे राजा भोज की बहन हो उसी तरह से तुम मेरी भी बहन हो और यह हार मैं तुम्हें उपहार में देता हूँ। हार को पाकर रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। उसे भी लगता है जब यह मुझे बहन मान रहा है तो मुझे भी इसका सत्कार करना चाहिए। इसलिए रानी मैनावती ने अपने महल में उसे भोजन कराया। अब बंजारे को रहते हुए काफी समय बीत जाता है तो एक दिन वह विक्रम बंजारा राजा से कहता है, हे राजन, आपकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूँ। हे राजन, यह बहन काफी समय से आपके पास रह रही है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस बहन को और मेरे भांजे को कुछ समय के लिए अपना नगर दिखाना चाहता हूँ। दोनों लोग मेरे यहाँ भी घूमकर देख लेंगे और ज्यादा दिनों की बात नहीं है, थोड़े दिन बाद मैं इन्हें यहाँ छोड़ जाऊंगा। राजा भोज ने कहा, देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यदि मेरी बहन आपके साथ जाने को तैयार हो तो मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम उसके भाई हो। सरदार जब रानी मैनावती से अपने यहाँ चलने को कहता है तो रानी मैनावती भी मान जाती है। सोचने लगी, जब विक्रम इतना कह रहा है तो मुझे इसके साथ चलना चाहिए। लेकिन वह सरदार विक्रम के मन में खोट को नहीं जानती थी। रानी मैनावती ने राजा भोज से कहा, भैया, मुझे यहाँ रहते हुए काफी दिन हो गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भाई विक्रम के यहाँ कुछ दिन के लिए चली जाऊं। राजा ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। जब संबंध गहरा जुड़ जाता है तो आना जाना तो चलता ही रहता है। राजा भोज ने सरदार विक्रम पर विश्वास करके अपनी बहन मैनावती को उसके साथ भेज दिया और फौरन एक पालकी तैयार करवाई और पालकी में बैठकर रानी मैनावती विक्रम के साथ चल देती है। अब विक्रम सोचने लगा, अभी तो मैं इसे बहन बनाकर ले जा रहा हूँ,
घर जाकर मैं इसे पत्नी बना लूंगा। इस प्रकार वह बंजारा रानी मैनावती को अपने साथ ले जाता है। जब विक्रम ने अपने साथियों से कहा कि आज शाम तक हमें राजा भोज के राज्य की सीमा से बाहर निकलना है, इसलिए तेजी से चलिए। सरदार के सभी साथी अपना माल लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं और पूरे दिन का सफर तय करके राजा भोज के राज्य से बाहर निकल जाते हैं। दूसरे राज्य में जाकर जब शाम हो जाती है तो सरदार उसी स्थान पर अपना डेरा लगा देता है। एक तंबू रानी मैनावती के लिए लगवा दिया जाता है तो दूसरा तंबू राजकुमार इंद्रजीत के लिए। अब धीरे धीरे जब मध्य रात्रि का समय हुआ तो रानी मैनावती की सुंदर तस्वीर विक्रम बंजारे के दिमाग में चलती रहती है। अब विक्रम बंजारा आधी रात के समय उठ करके रानी मैनावती के डेरे के अंदर चला जाता है। रानी के सुंदर यौवन को देखकर अब बंजारे की नीयत खराब हो जाती है। विक्रम सरदार ने जब रानी के तंबू में प्रवेश किया तो पैरों की आहट से महारानी मैनावती जाग जाती है और उसकी दृष्टि जब सरदार विक्रम पर गई तो उसने देखा कि काम दृष्टि से सरदार उसकी तरफ देख रहा है। रानी मैनावती एकदम घबरा जाती है और पूछने लगी, भैया तुम यहाँ कैसे? रानी की आवाज सुनकर विक्रम बंजारा अपनी शैतानी मुस्कान के साथ हंसने लगा और कहने लगा, रानी तुम मुझे भाई कहना बंद करो, क्योंकि आज से तुम मेरी प्रिय पत्नी बनोगी। यह बात सुनकर रानी मैनावती घबरा जाती है कि आज उसे सरदार की नीयत का पता चल चुका था। सरदार कहने लगा, रानी जब से मैंने तुझे देखा है तब से तेरे रूप का मैं दीवाना हो गया हूँ, इसलिए मैं बहाने से तुझे बुलाकर लाया हूँ। अब आज से तुम मेरे महलों की रानी बनकर मेरे महलों की शोभा बढ़ाओगी। सरदार की यह बात सुनते ही रानी क्रोध से भर जाती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रानी ने फौरन अपना खंजर निकाला और कहने लगी, अगर तूने मुझे बदनीयत से छूने की कोशिश भी की तो मैं तुझे जान से मार दूंगी और स्वयं भी मर जाऊंगी। मेरे भाई ने तुझ पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। किसी ने सच कहा है, नीम की जड़ में चाहे जितना दूध डाल दो पर उसमें मिठास नहीं आ सकती। रानी मैनावती का क्रोध भरा चेहरा देखकर सरदार बंजारा डर जाता है और कहने लगा, कोई बात नहीं, आज तू मेरे प्रस्ताव को नहीं मानेगी तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। जीवन भर तू मेरे यहाँ कैद रहकर चक्की पीसेगी। रानी बोली, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है पर तेरी पत्नी बनना मंजूर नहीं। इस प्रकार दोनों में कुछ देर तक बातचीत होती रहती है। सरदार रानी को बहुत मनाने की कोशिश करता है परंतु रानी मैनावती नहीं मानती। इधर जब सवेरा होता है तो सरदार क्रोधित अवस्था में अपने तंबू की तरफ आ रहा होता है और वहां आकर के सरदार ने अपने प्रधान नौकर को आदेश दिया कि यहाँ से समस्त लश्कर के साथ आगे बढ़ जाए। एक दिन पूरा सफर करने के बाद सरदार अपने गांव में पहुंच जाता है। सरदार का महल भी राजाओं से कम नहीं था। सरदार ने रानी को जहां रखा जहां पर कैदी रहते थे, उन्हीं कैदियों के साथ रानी मैनावती को बंजारे सरदार ने जेल में डाल दिया और उससे बहुत काम करवाने लगा। इधर उसके पुत्र इंद्रजीत से भी वह बंजारा बहुत काम करवाता था, उसे अपनी गायें चरवाता था। इंद्रजीत अब 13 बरस का हो गया था। उसे सरदार पर बहुत क्रोध आता था, लेकिन सोचने लगा, मैं इसे मार डालूं। इधर सरदार भी मन में विचार कर रहा था, क्यों ना मैं इस रानी के बेटे इंद्रजीत को ही रास्ते से हटा दूं। यह बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। ऐसा सोचकर सरदार ने इंद्रजीत को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र आज हमारे साथ तुम्हें भोजन करना होगा। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन करवाऊंगा। इंद्रजीत ने मन ही मन सोचा कि आज सरदार मुझ पर बहुत प्रसन्न है, लेकिन वह उसके मन की चालाकी को नहीं जानता था। सरदार ने भोजन में जहर मिला दिया था और इंद्रजीत को खिला दिया।
जहर मिला भोजन करने के बाद इंद्रजीत बेहोश हो जाता है। सरदार ने उसके हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा लपेटा और एक घोड़े पर रखकर उसे जंगल में ले जाता है। जंगल में एक जो कुआं था, कुएं में पानी भरा हुआ था। सरदार ने इंद्रजीत को बेहोशी की हालत में उसी कुएं में डाल दिया जहां जहर खाने से इंद्रजीत की मृत्यु हो चुकी थी। उसका मरा हुआ शरीर पानी के अंदर गहराई में चला जाता है। सरदार रानी पर अत्याचार करता था। बेचारी पूरा दिन आटा पीसते रहती थी। बेचारी की बहुत ही दयनीय अवस्था हो चुकी थी। इधर इंद्रजीत की लाश जब पानी के अंदर जाती है तो उस कुएं में एक बड़ा ही सुंदर महल बना हुआ था। उस महल के अंदर एक इच्छाधारी नाग अपनी बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम राजेश्वरी था। एक दिन राजेश्वरी घूमने के लिए निकलती है। उधर नाग भी कहीं घूमने के लिए चला जाता है। उसने कुएं में देखा कि एक सुंदर युवा जिसकी आयु लगभग 13 बरस की होगी, वह मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। वह लाश देखकर एकदम विचलित हो जाती है। सोचने लगे किसने मारकर इसको यहाँ डाला है। इंद्रजीत के मृत शरीर को राजेश्वरी बाहर निकाल लेती है और उसे उठाकर अपने महल में ले जाती है। महल में उसे ले जाकर एक कोने में रख लेती है। तब तक उसका पिता नाग आ जाता है। नाग ने अपनी बेटी से पूछा, पुत्री, यह तुम किसे लेकर आई हो? तब वह कहती है, पिताश्री, मैं नहीं जानती हूँ यह कौन है। यह इस कुएं में मरा हुआ पड़ा था। मैं इसे जल से बाहर लेकर आई हूँ। जब नाग ने इंद्रजीत के चेहरे से कपड़ा हटाया तो वह उसे देखता ही रह गया। इंद्रजीत बहुत ही सुंदर था। नाग सोचने लगा, इतना सुंदर नौजवान को भला किस दुष्ट ने मार दिया। नाग ने अपनी नागमणि लेकर इंद्रजीत के मृत शरीर से लगाई तो वह एकदम से जीवित हो जाता है। इंद्रजीत के जीवित होने पर नाग और उसकी पुत्री ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे आए? किसने तुम्हें कुएं में मारकर डाल दिया था? तब उस समय इंद्रजीत की जो स्मृति खत्म हो चुकी थी, उसे कुछ भी याद नहीं था। वह कहने लगा, मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं कौन हूं और यहाँ कैसे आया हूं। नाग के मन में विचार चल रहा था कि मेरी पुत्री भी विवाह के योग्य है और इससे सुंदर युवक भला मुझे कहाँ मिल सकता है। क्यों ना मैं अपनी पुत्री राजेश्वरी का विवाह इसके साथ संपन्न कर दूं। यही सोचकर नाग ने कहा, बेटे, तुम मेरे यहाँ आराम से रह सकते हो। यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। यह मेरी पुत्री राजेश्वरी है और मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। इंद्रजीत भी नाग कन्या के साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाता है। नाग ने अपनी बेटी का विवाह इंद्रजीत के साथ संपन्न करा दिया। अब दोनों बड़े आराम से उस महल में निवास करने लगे। इधर 6 महीने का समय बीत जाता है। उधर महाराज भोज के मन में जो विचार आता है कि बंजारा सरदार 1 महीने का वादा करके मेरी बहन को लेकर गया था, परंतु आज 6 महीने का समय हो गया है और वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसकी कुछ जानकारी लेनी चाहिए। मुझे चलकर देखना चाहिए। तो महाराज भोज अपने घोड़े पर सवार हुए और सरदार के यहाँ चल देते हैं। उधर इंद्रजीत को नाग कन्या के साथ रहते हुए अब काफी समय बीत गया था। एक दिन उसे अचानक अपनी माता की याद आ जाती है। माता की याद करके जो इंद्रजीत रोने लगता है। यह देखकर नाग पूछने लगता है कि बेटे, तुम्हारे रोने का क्या कारण है? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे ठीक ठीक बताओ। तब इंद्रजीत नाग को अपनी सारी कहानी सुनाता है कि मेरी माता को सरदार ने जेल में कैद कर रखा है और उसने मुझे भी मारकर इस कुएं में डाल दिया था। जब नाग ने सुना तो वह कहने लगा, पुत्र, तुम चिंता मत करो,
चलो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाने के लिए ले चलता हूँ। इंद्रजीत नाग के कंधे पर बैठ जाता है। वह नाग तो इच्छाधारी था। वह अपने शरीर को बढ़ाकर विशाल कर लेता है और इंद्रजीत को लेकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जो उस बंजारे के गांव में पहुंच जाता है। उधर उसके मामा राजा भोज भी जो उसी रास्ते में उसे मिल जाते हैं। जिस रास्ते से राजा भोज आ रहे थे उसी रास्ते से नाग भी जा रहा था। राजा भोज ने देखा उनका भांजा किसी विशाल मनुष्य की पीठ पर बैठा हुआ है। राजा भोज एकदम से चौंक जाते हैं। सोचने लगे यह तो कोई राक्षस है जो मेरे भांजे को लिए जा रहा है, मुझे इसका वध करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा भोज अपना धनुष निकालते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाकर उस नाग के ऊपर छोड़ देते हैं। बाण जब उस नाग को लगा तो नाग बिलबिलाकर एकदम से नीचे गिर पड़ता है। नाग ने इंद्रजीत से कहा, तुम मेरे कंधे से नीचे उतरो, मैं इस घोड़े वाले मनुष्य का अंत किए देता हूँ। इसने मुझ पर धोखे से वार किया है। इंद्रजीत ने देखा कि सामने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसके मामा राजा भोज ही खड़े थे। वह अपने मामा को पहचान लेता है और एकदम से कहने लगा, मामा जी आप। और वह नाग से कहता, ठहर जाओ। और अपने मामा से भी कहता है, मामा जी ठहर जाओ, तीर मत छोड़ना। मैं आज जीवित हूं तो इन्हीं नागराज की वजह से। इन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे उस विक्रम सरदार ने मारकर कुएं में डाल दिया था। मेरी माँ को उसने अपने यहाँ कैद कर रखा है। अपने भांजे इंद्रजीत के मुख से यह बात सुनकर राजा भोज का क्रोध भड़क जाता है। राजा भोज तुरंत नागराज से कहने लगे, मुझे क्षमा करना, मैं तो समझ रहा था कि कोई राक्षस मेरे भांजे का अपहरण करके लिए जा रहा है, इसलिए तुम पर मैंने बाण चला दिया। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और यह बात सुनकर के नागराज बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो तुम्हारे भांजे को, अपने मेहमान को लेकर उस सरदार को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार तीनों आपस में विचार विमर्श करने के बाद सरदार बंजारे से बदला लेने के लिए चल देते हैं। उधर रानी मैनावती के पति राजा इंद्रसेन को ने सोचा कि मैंने अपनी रानी को देश निकाला दे दिया है, इसके बाद मेरी अन्य किसी रानी से कोई संतान पैदा नहीं हुई, मेरा तो अब वंश ही खत्म हो जाएगा। उसी दिन राजा जो इंद्रसेन अपने उसी सरदार विक्रम के पास जाते हैं, क्योंकि सरदार का सभी राजाओं के पास उठना बैठना था। उसका स्वयं का भी राजाओं जैसा किला था। ठीक उसी ठाट बाट के साथ उसने भी अपनी एक छोटी सी रियासत बना रखी थी। राजा इंद्रसेन जब सरदार विक्रम के यहाँ आते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार किया जाता है। सरदार यह नहीं जानता था कि जिस रानी मैनावती को उसने अपने यहाँ कैद कर लिया है वह रानी इन्हीं राजा इंद्रसेन की पत्नी है। राजा इंद्रसेन भी नहीं जानते थे जिस रानी को मैंने मरवा दिया वह अभी भी जीवित है और इसी बंजारे की कैद में है। उधर राजा इंद्रसेन सरदार की सभा में बैठे हुए थे। उधर राजा भोज और इंद्रजीत और नागराज भी आ जाते हैं। उन तीनों ने जाकर सरदार विक्रम को ललकार लगाई और कहने लगे कि सरदार अब तू जीवित नहीं बचेगा, आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार ने जब इंद्रजीत को जीवित देखा और उसके साथ में राजा भोज को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। अब सरदार बंजारा एकदम से हड़बड़ा गया और अपने सिंहासन पर चुपचाप बैठा रहा।
इतने में राजा इंद्रसेन राजा भोज से कहने लगे, महाराज, सरदार बंजारा हमारा मित्र है और आप इसे क्यों मारना चाहते हैं? तब राजा भोज ने कहा, राजा इंद्रसेन को जो सारी कहानी सुनाई कि हे महाराज, इस दुष्ट सरदार ने मेरी धर्म की बहन को बहुत यातनाएं दी हैं। यह मेरे धर्म का भांजा है। एक बार की बात है, महाराज, मैं वन में गया था। वहां मुझे एक दुखी लाचार अबला स्त्री मिली थी जिसका कोई सगा संबंधी नहीं था। उस स्त्री को धर्म की बहन बनाकर मैं अपने घर ले गया था। इस दुष्ट सरदार ने मेरी मित्रता थी इसके साथ, इसलिए यह भी उसे अपनी बहन बनाकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ बुलाकर लाया। लेकिन इसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसे मैं ना पढ़ सका, और आज इसलिए मेरी बहन को इसने कैद में डाल दिया है और मेरे भांजे को जहर देकर इसने कुएं में डाल दिया था। मैं अपनी बहन और भांजे को इसके यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया हूँ। मैं इसे मारकर उन्हें यहाँ से मुक्त कराकर ले जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा इंद्रसेन ने सरदार को उस स्त्री को आजाद करने के लिए कहा। सरदार के 4 आदमी रानी जो मैनावती को बुलाने जाते हैं। उन्होंने कहा, बहन, अब तुम विक्रम सरदार के यहाँ से मुक्त हो गई हो। बाहर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। रानी मैनावती सोचने लगी, इस दुष्ट सरदार ने मेरे पुत्र को भी मार दिया है। अब पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। चारों सेवकों के साथ रानी मैनावती जब दरबार में आई तो वहां पहले से उसके पति इंद्रसेन बैठे हुए थे। वहीं पर उसके पुत्र और उसके भाई राजा भोज भी बैठे हुए थे। जेल की चक्की पीस पीस कर रानी बहुत कमजोर हो गई थी। अपनी बहन की हालत देखकर राजा भोज क्रोध में भर जाते हैं और कहने लगे, दुष्ट सरदार, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी बहन को ना जाने कितनी यातनाएं दी हैं। इधर रानी मैनावती जब अपने पति को देखती है तो वह उन्हें पहचान जाती है और राजा इंद्रसेन भी अपनी पत्नी को पहचानने लगते हैं और सोचने लगे, ऐसे रूप रंग वाली तो मेरी स्त्री थी जिसे मैंने जंगल में छुड़वा दिया था। राजा इंद्रसेन पूछने लगे, हे देवी, हूबहू मेरी रानी की तरह दिखने वाली तुम कौन हो? तब रानी मैनावती कहती है, महाराज, आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। याद करो, जब मैं और तुम पक्षियों के जोड़े के ऊपर जो बहस कर रहे थे, तुमने जिन पक्षियों को नर बताया था, दरअसल वे नर और मादाई थे। मैंने ही पक्षियों के विशेषज्ञ को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे झूठ बुलवाया था ताकि तुम्हारे लिए वनवास ना हो। तुमने मुझे वनवास दे दिया, परंतु जल्लादों ने मुझे मारा नहीं, मुझे जीवित छोड़ दिया। और यह मेरे धर्म के भाई राजा भोज हैं। मुझे सम्मान सहित अपने घर ले गए। वहां मेरी कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया। जब मैं वन से आई थी तो मेरे उदर में 3 मास का गर्भ था। राजा इंद्रसेन अपनी रानी को सरदार के यहाँ इस हालत में देखते हैं तो उनका भी खून खोल जाता है और वे उसी समय अपनी तेज धार वाली तलवार निकालते हैं और सरदार का धड़ अलग कर देते हैं। इस तरह सरदार को उसकी करनी का फल मिल चुका था। अब राजा इंद्रसेन राजा भोज के पैरों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे डूबते हुए परिवार को बचा लिया। उसी समय महाराज इंद्रसेन राजा भोज से आज्ञा लेकर अपने नगर को खुशी खुशी लौट जाते हैं। कहते हैं, चाहे कोई कितना भी अपना होने का दिखावा करे, इन 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। नीच आदमी कभी अपनी नीचता नहीं छोड़ता। इनसे चाहे जितना प्रेम कर लो, यह कभी रिश्ते को नहीं मानते हैं।
यह लोग रिश्ते को ही अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए। नंबर 1 कामी चंचल मनुष्य। नंबर 2 धन का लालची मनुष्य। नंबर 3 चापलूसी करने वाला मनुष्य। और नंबर 4 जो आपको पहले का शत्रु हो, जिसने कभी आपसे चोट खाई हो। वह कितना भी अपनापन जता ले, वह समय आने पर आपको धोखा ही देगा। इसलिए इन चारों पर कभी भी भूलकर विश्वास न करें। इन चारों को कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपें जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस कहानी से एक बात और सीखने को मिलती है, जो पुरुष अपनी स्त्री का त्याग कर देता है, संसार में उस स्त्री को फिर कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। सब उसे बुरी नजर से ही देखते हैं। सब लोग उसे भोगना चाहते हैं। सब हवस के भूखे भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए भूलकर भी कभी अपनी स्त्री का त्याग ना करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।